लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलो इसी मोटिवेशन के साथ शुरू कर देते हैं अपनी आज की करंट अफेयर्स की क्लास को, जहां पर हम करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बिल्कुल सही बात मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इस क्लास के बाद आपको क्या काम करना होता है? क्या काम करना होता है कि ये 10 मिनट में क्लास होती है जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ते, इसके अलावा हम सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी पढ़ते हैं, स्टैटिक फैक्ट्स पढ़ते हैं जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको क्लास के बाद अपने नोट्स कंप्लीट करने होते हैं और आज के आज इसी दिन में 5 मिनट निकाल कर उनका रिवीजन भी कर लेना, क्योंकि मैं हर बार कहती हूं, मैं बार बार कहती हूं और मैं कहती रहूंगी कि रिवीजन इज द की टू सिलेक्शन। ठीक है, रिवीजन करोगे तभी सिलेक्शन होगा। इतना नहीं पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है, लेकिन उसका बार 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 रिवीजन करना है, तभी आप 2026 में सिलेक्शन ले सकते हो, है ना? ठीक है, तो आप लोग भी याद रखना कि रामबाण क्या है सिलेक्शन का? रिवीजन। चलो इसी के साथ शुरू कर देते हैं अपनी आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? According to the recent order of the Home Ministry, how many stanzas of Vande Mataram have been made mandatory to sing? अच्छा, तो आपसे क्या कहा गया कि अभी गृह मंत्रालय के हालिया आदेश के अनुसार वंदे मातरम के कितने श्लोक का गायन अनिवार्य कर दिया गया है? तो वंदे मातरम क्या है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। वंदे मातरम सभी लोगों को पता होगा, और अगर नहीं पता तो नलायकों डूब कर मर जाओ। ये क्या है? हमारा नेशनल सॉन्ग यानी कि राष्ट्रगीत है। इसके 6 श्लोकों को अब गाना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, पहले सिर्फ इसके 2 श्लोक गाए जाते थे। 4 जो श्लोक है इनको किसने ड्रॉप किया था? इनको ड्रॉप कर दिया था, यानी कि इनको नहीं गाया जाएगा। ये कब कहा गया था? जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट ने ऐसा किया था। अब दोबारा से 6 स्टेंजा गाए जाएंगे हमारे राष्ट्रगीत के। इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, ये जो 6 स्टेंजा है कितनी देर में गाए जाएंगे, इनकी अवधि क्या रहेगी? जैसे राष्ट्रगान गाते हुए 52 सेकंड लगते हैं ना कि 52 सेकंड में गाना है, उसी तरीके से राष्ट्रगीत गाने में 3 मिनट 10 सेकंड का समय लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसको राष्ट्रगान, हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण मन, क्या है? जनगण मन से पहले गाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि इसको जनगण मन से पहले गाया जाएगा, और इसको गाने बजाने में गाया जाए या बजाया जाए 3 मिनट 10 सेकंड का समय लगेगा। अच्छा, यहां पर अगर मैं बात करूं कुछ थोड़ी वंदे मातरम के बारे में, तो वंदे मातरम ओरिजिनली बंगाली भाषा में है ना? बंगाली भाषा में है। किसने लिखा इसको? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कह लो या बंकिम चंद्र चटर्जी कह लो, बात एक ही है। ठीक है, कब लिखा? 1881 में इन्होंने अपना एक नोबल पब्लिश किया था जिसका नाम क्या है? आनंद मठ। ठीक है, यानी कि यहां पर हमें एक और बात समझ में आ रही है, और जो इस बार हमारी 26 जनवरी की थीम भी थी कि भाई 150 साल हो चुके हैं, 150th एनिवर्सरी है इस बार वंदे मातरम की। कब गाया जाएगा? कोई भी सांस्कृतिक अगर कार्यक्रम हो, है ना, कोई भी औपचारिक कार्यक्रम हो, ध्वजारोहण हो रहा हो, राष्ट्रपति आ रहे हो जा रहे हो, तो तब वंदे मातरम को गाया या बजाया जाएगा। इतनी बातें सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, भले ही 3-4 मिनट लग गई इस क्वेश्चन को पढ़ने में, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में यहां से आपको क्वेश्चन जरूर टकरा जाएगा। एक भी फैक्ट छूटना नहीं चाहिए आपकी कॉपी में लिखे बिना। ठीक है, चलो अगली बात, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि रिसेंटली विच कंट्री हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट स्कीम टू प्रोवाइड बेसिक इनकम टू आर्टिशियंस? हाल ही में किस देश ने कलाकारों को बुनियादी आय प्रदान करने के लिए विश्व की पहली योजना शुरू की है? तो इस देश ने क्या किया था? 2022 में एक पायलट प्रोजेक्ट यानी कि छोटे स्केल पर ये योजना शुरू करके देखी थी, वो सक्सेसफुल रही, तो अब कंप्लीटली इस योजना को शुरू कर दिया है आयरलैंड ने। आयरलैंड 2000 कलाकारों को बुनियादी इनकम देगा, बेसिक इनकम देगा, यानी कि पर वीक वो उनको 325 यूरो देगा पर
वीक, जो इंडियन रुपीज में लगभग कितना होता है, 29,000 रुपए, 29K। ठीक है, किसने शुरू करी ये स्कीम, आयरलैंड ने। फिर बात आती है अगले प्रश्न की कि रिसेंटली इन विच कंट्री इंस्क्रिप्शंस ऑफ प्राकृत, तमिल, ब्राह्मी एंड संस्कृत हैव बीन फाउंड। हाल ही में किस देश में प्राकृत, तमिल, ब्राह्मी और संस्कृत के शिलालेख पाए गए, यानी कि शिला पे इन भाषाओं में लिखा हुआ है। कहां पर मिला ये मिला है भाई इजिप्ट में। इजिप्ट की जो वैली ऑफ द किंग्स है वहां पर ये शिला लेख पाए गए। ठीक है, याद रखना लगभग 2000 साल पुराने शिलालेख हैं ये। फिर बात आती है अगले प्रश्न की, विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द बेस्ट कंट्री ऑफ द ईयर अवार्ड इन बायोफेच 2026। तो बायोफेच 2026 में सर्वश्रेष्ठ देश का पुरस्कार किसको मिला। अच्छा, पहली बात तो हमें यहाँ पर ये ही बता दो कि ये बायोफेच क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है। तो बायोफेच वर्ल्ड की सबसे बड़ी, वर्ल्ड लार्जेस्ट, वर्ल्ड की सबसे बड़ा ये क्या है, ट्रेड फेयर है, व्यापार मेला है। यहां पर किस चीज की ट्रेड होती है या किसके लिए ये ट्रेड फेयर है, फॉर ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक खाने और कृषि यानी कि एग्रीकल्चर के लिए ये ट्रेड फेयर है। अच्छा, कहां पर हो रहा है, दूसरी बड़ी बात 2026 में ये कहां पर हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है। अब तीसरी सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो क्वेश्चन में पूछी गई कि सर्वश्रेष्ठ देश का पुरस्कार इसमें किसको मिला, तो ये मिला है हमारे प्यारे भारत को। फिर बात आती है अगले प्रश्न की, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री एग्रीड टू प्रमोट बायलैटरल ट्रेड इन लोकल करेंसी। हाल ही में भारत और किस देश ने स्थायी मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की है। तो अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री मलेशिया के दौरे पर थे, वहीं दोनों देशों के बीच में ये सहमति हुई कि भाई इंडिया की करेंसी रुपी और मलेशिया की करेंसी रिंगिट, रिंगिट में ही क्या होगा, अब दोनों देश ट्रेड करेंगे। ठीक है ना, कोई डॉलर वॉलर नहीं चलेगी, आपस में सहमति करी है दोनों ने कि हम भाई अपनी करेंसी को ही बढ़ावा देंगे, आपस में ही लेन देन करेंगे। फिर बात आती है अगले प्रश्न की कि रिसेंटली विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट वुल प्रोड्यूसर। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक बनकर उभरा है। तो ये राज्य है कौन सा, ये राज्य वही है जहां के बीकानेर, जोधपुर और नागौर रीजन में ऊन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो ये बीकानेर, नागौर और जोधपुर रीजन कहाँ है, कहाँ है, बिल्कुल सही बात, राजस्थान में। ठीक है, सेकंड नंबर पर ऊन के उत्पादन में है जम्मू कश्मीर और थर्ड पर है गुजरात। ये जो राजस्थान में ऊन मिलती है ये मोटी ऊन है जिसका यूज होता है कालीन और कंबल वगैरह बनाने में। Then question number 7, recently which base year has been fixed by the central government for GDP and IIP। हाल ही में केंद्र सरकार ने घरेलू उत्पाद और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सूचकांक के लिए कौन सा आधार, वर्ष आधार निर्धारित किया, एक फिक्स बेस मान लेते हैं ना कंपैरिजन करने के लिए, तो बेस ईयर को फिक्स कर दिया है जीडीपी, आईआईपी और सीपीआई के लिए भी। अब ये जीडीपी है क्या, जीडीपी है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर बात आती है सीआईपी की, ये क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और बात करें आईआईपी की, तो आईआईपी क्या है, आईआईपी है इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो तीनों की फुल फॉर्म भी याद रखना। ठीक है, इसके अलावा बेस ईयर जो जीडीपी और आईआईपी का है वो तो कर दिया गया है 2022-23 और सीपीआई के लिए बेस ईयर कर दिया गया है 2024। Who will inaugurate सेवा तीर्थ एंड कर्तव्य भवन 1, कर्तव्य भवन 2 रिसेंटली ऑन 13 फरवरी। तो ये सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये सेवा तीर्थ क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, पीएमओ है, और कर्तव्य भवन 1 और 2 कैबिनेट के लिए है। ठीक है,
इनका उद्घाटन 13 फरवरी को किया गया। फिर बात आती है क्या कि इंडिया हैज रिसेंटली क्लाइम टू विच पोजीशन ऑन द ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो ये CPI इंडेक्स अभी निकाला गया है, इसमें भारत की रैंक क्या है आपसे पूछ रहा है। इसमें भारत की रैंक है 91। 182 कंट्रीज को रैंक किया गया, जिसमें भारत का स्कोर आया 39 और इसमें टॉप किया है इंडेक्स में डेनमार्क ने। डेनमार्क की रैंक आई है 1, यानी कि ये बहुत ईमानदार कंट्री है, यहां पर करप्शन वरप्शन नहीं होता। फिर आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, रिसेंटली व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक आई है 45। आज की क्लास हमारी यही तक थी। थैंक यू सो मच एवरीवन क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। इसके अलावा अभी एक और आपके लिए एक और सेशन आ रहा है, देन शाम की क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो भी SSC GD का एग्जाम दे रहे हैं वो एग्जाम जर्नी एप्लीकेशन से जाकर योद्धा मैगजीन ले लेना, बहुत काम आएगी आपको। जितने भी एग्जाम आ रहे, चाहे SSC GD का, MTS का, SSC का कोई एग्जाम, या फिर अभी CDS या FCAT का कोई भी एग्जाम आ रहा है, मतलब डिफेंस का कोई भी एग्जाम आ रहा है, सबके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एग्जाम जर्नी। टेक केयर, बाय बाय।